Hello student, I am Dr. Vandana Pandey, Assistant Professor in Department of Commerce, श्री मुरली मनोहर टाउन पीजी कॉलेज बलिया। आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगी वो टॉपिक है इंटरनेशनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग यूरोपियन यूनियन। आज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समूह की। और इस इंटरनेशनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग में आज जिस कंटेंट को, जिस ग्रुप को हम लोग पढ़ेंगे वो ग्रुप का नाम है यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन संघ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। आज इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने के पीछे हमारा क्या रीज़न है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग डिस्कशन करेंगे उसमें है टू स्टडी अबाउट व्हाट इज़ ईयू, ईयू है क्या। देन ओवरव्यू पे डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में एक दृष्टिकोण देखेंगे। एट अ ग्लांस यूरोपियन यूनियन के बारे में जानेंगे। देन स्टडी रिगार्डिंग द पर्पस ऑफ ईयू, यूरोपियन यूनियन के इस्टेब्लिशमेंट के पीछे पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था, क्यों इसको इस्टेब्लिश किया गया। टू स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ईयू, आखिर ईयू किन ऑब्जेक्ट्स पे काम करता है या किन उद्देश्यों पे काम करता है, इस पे चर्चा करेंगे, इस पे डिस्कशन होगा। नेक्स्ट में हम लोग डिस्कशन करेंगे टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चरल स्टेटस एंड गवर्निंग सिस्टम ऑफ द ईयू, यूरोपियन यूनियन का संरचनात्मक ढांचा क्या है, ये कैसे गवर्न होती तो इसकी गवर्निंग बॉडी के बारे में जानेंगे। और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे करेंसी यूरो के बारे में कि यूरो क्या है। आगे कंटिन्यू करते हैं। देन व्हाट इज़ यूरोपियन यूनियन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यूरोपियन यूनियन है क्या। तो यूरोपियन यूनियन को यदि कहा जाए, द यूरोपियन यूनियन इज़ अ यूनिफाइड ट्रेड एंड मॉनेटरी बॉडी। इट इज़ अ मॉनेटरी बॉडी। यह एक मौद्रिक या और व्यवसाय को डील करने वाली एक संस्था है, एक संघ है। ये संघ क्या करता है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यूनियन इज़ अ यूनिफाइड ट्रेड एंड द मॉनेटरी बॉडी। व्यापार और मौद्रिक स्तर से संबंधित मुद्दों के लिए यूरोपियन यूनियन काम करता है। बॉडी ऑफ द 25 मेंबर्स, तो यहाँ पे मेंबर्स की यदि बात हम लोग करें तो इसके तकरीबन 27 मेंबर्स हैं। तो इट एलिमिनेट्स ऑल बॉर्डर कंट्रोल्स बिटवीन द मेंबर कंट्रीज़। इसका बेसिकली एम्फसाइज जो एरिया है, या ये कहिए कि इसका सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो क्षेत्र है जिस पे ये काम करता है वो होता है सारे बॉर्डर्स कंट्रोल को ख़त्म करना। बॉर्डर कंट्रोल्स का मतलब कोई भी सीमा से संबंधित नियंत्रण नहीं होना चाहिए इन रेफरेंस टू ट्रेड एंड मॉनेटरी मैटर्स। व्यापार और मुद्रा से जुड़े हुए किसी भी विषय पर ये सीमा संबंधित जो प्रतिबंध होते हैं, या ये कहा जाए जो बॉर्डर कंट्रोल्स होते हैं, इनको पूरी तरह से हटाना, इनको पूरी तरह से ख़त्म करना बिटवीन द मेंबर्स। इट मीन्स द अंडर द यूरोपियन नेशंस, अंडर द यूरोपियन कंट्रीज़। जो यूरोपीय देश हैं इनमें बॉर्डर कंट्रोल्स को ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, मॉनेटरी मैटर्स पे इन बॉर्डर्स को, इन लिमिटेशंस को ख़त्म करना। जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं ये मॉनेटरी इश्यूज़ पर काम करती है यूरोपियन यूनियन। द ओपन बॉर्डर अलाउज फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड द पीपल्स। इसका मोटिव होता है जो इनकी मेंबर कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं, अदर वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, या यूरोपियन नेशंस के बाहर के हम देशों की बात नहीं कर रहे हैं। इनका टारगेट होता है द ओपन बॉर्डर अलाउज द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड द पीपल्स। लोगों के लिए या सामान्य मनुष्य के लिए और वस्तुओं के लिए सीमाओं से संबंधित प्रतिबंधों को हटाना और फ्री फ्लो ऑफ गुड्स को प्रमोट करना। वस्तुओं का
धारा प्रवाह या वस्तुओं का अनइंटरप्टेड सप्लाई हो सके, या इसको इस तरह से कह सकते हैं कि निर्बाध आपूर्ति हो सके वस्तुओं की, इसके लिए जो प्रतिबंध सीमाओं से संबंधित लगाए जाते हैं, बॉर्डर्स रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बॉर्डर कंट्रोल्स होते हैं, उन बैरियर्स को हटाना, उन सीमाओं को हटाना या ख़त्म करना, और फ्री फ्लो ऑफ गुड्स और पीपल को इनकरेज करना या मोटिवेट करना कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्री फ्लो ऑफ गुड्स का हो सके, या वस्तुओं को आसानी के साथ में एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में, एक सीमा से दूसरी सीमा में ले जाया जा सके। एनी प्रोडक्ट manufactured in one European Union country can be sold to any other members without tariff. Remember, ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं टैरिफ की, कि टैरिफ किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। तो टैरिफ क्या होता है ये भी हम लोग जानते हैं कि एक राष्ट्र की सीमा से दूसरे राष्ट्र की सीमा में वस्तुओं को ले जाना, या गुड्स की सेलिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए टैरिफ जो लगते हैं उन बैरियर्स को हटाना। तो टैरिफ या फिर ड्यूटीज़ जो भी इम्पोज होती है गुड्स की सेलिंग के लिए, वस्तुओं के विक्रय के लिए या वस्तुओं के क्रय के लिए, तो सेलिंग और परचेजिंग से रिलेटेड जो टैरिफ्स हैं या ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, इन टैरिफ और ड्यूटीज़ को पूरी तरह से हटाना। तो यहाँ पे यही चीज़ ध्यान में देने वाली है कि EU कंट्री कैन बी सोल्ड टू एनी अदर मेंबर्स विदाउट टैरिफ और द ड्यूटीज़। यूरोपियन नेशंस में जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, जैसे हम लोगों ने कहा 27 मेंबर कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन में, तो ये 27 मेंबर कंट्रीज़ आपस में ट्रेड करती हैं, और यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का काम ही है कि टैरिफ बैरियर को और ड्यूटीज़ बैरियर को हटाना, या इसको कहिए कि टैक्सेस से रिलेटेड या कर से संबंधित जो भी आरोपण होता है, जो टैक्स इम्पोजिशन होता है, टैरिफ इम्पोजिशन होता है, या ड्यूटीज़ इम्पोज की जाती हैं, इन बैरियर्स को हटाकर, इन अवरोधकों को हटाकर व्यापार करना या वस्तुओं को बेचना, वस्तुओं को खरीदना। ओवरऑल यदि इसको कॉन्क्लूड किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि यूरोपियन यूनियन एक ऐसा यूनिफाइड ट्रेड और मॉनेटरी बॉडी है इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार और मुद्रा से जुड़ी हुई एक ऐसी संस्था है जहां 27 सदस्य देश हैं, जिनको 27 मेंबर कंट्रीज़ ने मिलकर फ्रेम किया है, बनाया है, और इनका मोटिव होता है एलिमिनेट ऑल बॉर्डर कंट्रोल्स बिटवीन मेंबर्स। जितने भी सदस्य हैं, 27 मेंबर कंट्रीज़ हैं, इनके बीच में सीमाओं से जुड़े हुए प्रतिबंधों को हटाना, सभी बॉर्डर कंट्रोल्स को रिमूव करना, एलिमिनेट करना, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूरोपियन यूनियन। दूसरा काम क्या करता है जो हम लोगों ने कहा, द ओपन बॉर्डर अलाउज द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड द पीपल्स। इसका टारगेट है कि जो लिमिटेशंस हैं या बॉर्डर पे जो कंट्रोल्स लगते हैं, सीमाओं पे जो प्रतिबंध होते हैं, इन प्रतिबंधों को हटाते हुए, इन बैरियर्स को हटाते हुए फ्री फ्लो ऑफ गुड्स को करना, वस्तुओं को आसानी के साथ में बेचा जा सके, आसानी के साथ में खरीदा जा सके। किसके साथ, किस चीज़ को कंसीडर करते हुए कि ना कोई टैरिफ लगेगा, ना कोई ड्यूटीज़ इम्पोज की जाएंगी, ना तो किसी भी तरह का टैरिफ लगाया जाएगा और ना ही ड्यूटीज़ लगाई जाएंगी। बिना ड्यूटीज़ को इम्पोज किए हुए, बिना टैरिफ को इम्पोज किए हुए ट्रेड किया जाएगा मेंबर कंट्रीज़ के बीच में। Of most services such as law, medicine, tourism, banking and insurance can operate a business in all member countries। ये उन सारे बैरियर्स को हटाता है कि कोई भी मेंबर कंट्री चाहे तो वो आपस में वो एक जगह से दूसरे जगह या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाकर ट्रेड कर सकती है। तो ये ध्यान में रखिएगा, कोई भी व्यक्ति चाहे, कोई भी पर्सन चाहे तो वो इन यूरोपियन नेशंस में कहीं भी जाकर अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर सकता है, अपनी सेवाओं को दे सकता है। और ये जो सर्विसेज हैं ये
किसी भी सेक्टर से जुड़ी हुई हो सकती हैं, लॉ से हो सकती हैं, मेडिकल से हो सकती हैं, टूरिज़्म से रिलेटेड हो सकती हैं, बैंकिंग से, इंश्योरेंस से, किसी भी तरह के बिजनेस को ऑपरेट कर सकता है, संचालित कर सकता है कोई भी व्यक्ति अपने इन मेंबर कंट्रीज़ में। इन 27 मेंबर कंट्रीज़ में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे, कोई भी प्रतिबंध नहीं होंगे और पूरी छूट के साथ में इन मेंबर कंट्रीज़ में जो प्रैक्टिशनर है या इसको कहा जाए जो विशेषज्ञ हैं वो अपनी सेवाओं को दे सकते हैं, अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। यूरोपियन यूनियन ऑफिशियल वेबसाइट, द यूनियन पर्पस इज टू प्रमोट पीस। ये पीस को प्रमोट करता है, इंटरनल पीस की बात करता है कि आंतरिक शांति बनी रहे। तो प्रमोट द इंटरनल पीस, एस्टैब्लिश अ यूनिफाइड इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी सिस्टम, एक यूनिफाइड इकोनॉमिक और मॉनेटरी सिस्टम को इस्टेब्लिश करना, आर्थिक और मौद्रिक प्रणाली को स्थापित करना। प्रमोट इंक्लूशन एंड द कॉम्बैट डिस्क्रिमिनेशन, ब्रेक डाउन बैरियर्स ऑफ ट्रेड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो इसका ऑब्जेक्ट है, ब्रेक डाउन बैरियर्स टू ट्रेड एंड द बॉर्डर्स। व्यापार और सीमाओं से जुड़े सभी अवरोधों को तोड़ना या हटाना। एंड इनकरेज टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए काम करता है, तकनीकी और वैज्ञानिक, साइंटिफिक वैज्ञानिक विकास के लिए काम करता है। इसको प्रमोट करता है, इनकरेज करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपियन नेशंस में टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक डेवलपमेंट हो सके। देन चैम्पियन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, साथ ही साथ में ये बात करता है पर्यावरण संरक्षण की भी, कि यूरोपियन नेशंस में जो भी ट्रेड हो इन्वायरमेंटल थ्रेट नहीं होना चाहिए, उनसे पर्यावरण को किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। एंड एमंग अदर्स प्रमोट गोल्स लाइक कॉम्पिटिटिव ग्लोबल मार्केट एंड द सोशल प्रोग्रेस। साथ में इनका टारगेट ये भी है कि ग्लोबल लेवल पर या विश्व स्तर पर कॉम्पिटिटिव ग्लोबल मार्केट को फेस करना, प्रतिस्पर्धा का सामना करना और साथ ही साथ में सोशल प्रोग्रेस के कंसेप्ट को सार्थक करना, या ये कि जो ड्रीम है सोशल प्रोग्रेस का इसको सच करना, इसके लिए काम करता है यूरोपियन यूनियन। सो पुट सिंपली द यूरोपियन यूनियन इज अ कोलिएशन ऑफ द 28 फुल यूरोपियन कंट्रीज डिज़ाइन टू टीयर डाउन ट्रेड। टीयर डाउन ट्रेड का मतलब होता है व्यापार से जुड़ी हुई बाधाओं को तोड़ना। इट मीन्स टू ब्रेक द ऑल बैरियर्स रिगार्डिंग द ट्रेड, इकोनॉमिक आर्थिक एंड द सोशल बैरियर्स, जो सामाजिक अवरोध होते हैं, इससे ये प्रमोट फ्लोरिशिंग इन दिस एरिया। तो सोशल बैरियर्स को, सामाजिक अवरोधकों को दूर करना, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है या पावर्टी है या सोशल इनइक्वालिटीज़ है, सामाजिक असमानता का होना, गरीबी का होना, बेरोजगारी का होना, तो इन बैरियर्स को भी तोड़ना, इन बैरियर्स को पूरी तरह से एलिमिनेट करना, पूरी तरह से इनको ख़त्म करना। और साथ इन एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए, उनमें ड्रास्टिक डेवलपमेंट के लिए काम करना, या ये कहिए कि उस पर युद्ध स्तर से काम करना जिससे इन क्षेत्रों का विकास हो सके। ऑल दीज सेक्टर्स विल बी डेवलप्ड by doing effort by the European Union. Then establishment, अब establishment पर देखिए कब ये establish हुआ। It is established in the 1993, 1993 में ये स्थापित हुआ। The European Union's headquarter are currently located in Brussels, Belgium, और इसका जो मुख्यालय है ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। आगे कंटिन्यू करते हैं। मेंबर कंट्रीज़ इन द ईयू में कितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं, इस पे हम लोग इसको देखेंगे। तो ईयू में 27 मेंबर कंट्रीज़ हैं। ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया
Slovenia, Malta, Cyprus, Bulgaria and Romania. These are the 27 member countries in यूरोपियन यूनियन। ये 27 ऐसे देश हैं जो यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। व्हाट इज़ द पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ द ईयू। ईयू के हम लोग पर्पस को देखेंगे। तो ईयू का सबसे बड़ा जो पर्पस है वो मैंने आपको बताया ही कि ये एक यूनिफाइड ट्रेड और मॉनेटरी इश्यूज से रिलेटेड यूनियन है, संघ है, और इसका ऑब्जेक्टिव होता है टैरिफ, ड्यूटीज़, बॉर्डर बैरियर्स को हटाना, और ये बात करता है फ्री ट्रेड की। बॉर्डर्स पे जो या बॉर्डर से रिलेटेड जो बैरियर्स होते हैं उनको हटाना, और फ्री फ्लो ऑफ गुड्स की बात कहता है कि जितनी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें वस्तुओं का आदान प्रदान आसानी के साथ में हो सके। ईजिली सेलिंग एंड द परचेजिंग ऑफ द गुड्स, as well as it is also focusing on a very important target. This is the global competitive in global marketplace. ये अपने nations अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ये इसकी बात करता है। या ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन को फेस करना, खुद को प्रूव करना, और इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी एक एंटिटी बनाना, अपना एक अस्तित्व बना के रखना, ये भी यूरोपियन यूनियन का एक टारगेट है। एंड another, at the same time it must balance the need of its independent physical and political members। ये भी ध्यान में रखता है कि जिस वक्त हम ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन को फेस करते हुए एक बेस बना चुके होंगे, उस समय एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ में इंटरनल अफेयर्स को भी कंसीडर करता है कि ग्लोबल मार्केट प्लेस पे कंपटीशन को फेस करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतिस्पर्धा का सामना करना, खुद को स्थापित करना, और साथ फिजिकल बैलेंस को बनाकर चलना, अपने राजकोष में संतुलन बना के चलना, और पॉलिटिकल मेंबर्स में भी बैलेंस बना के चलना, ये भी इनका ऑब्जेक्टिव है। देन इट इज़ 27 मेंबर कंट्रीज़ आर, यहाँ हम लोग बात कर चुके हैं कि इसकी जो सदस्य राष्ट्र हैं वो तकरीबन 27 ऐसे यूरोपियन नेशंस हैं जो इसके मेंबर हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। एट अ ग्लांस यदि हम लोग कहें कि इसका क्या ऑब्जेक्ट है, तो एट अ ग्लांस देखिए, द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज़ द डेवलपमेंट इन द मेंबर कंट्रीज़। इसके सदस्य राष्ट्रों में ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना। किस तरह का विकास करना? ट्रेड से रिलेटेड, मॉनेटरी इश्यूज से रिलेटेड, और साथ ही साथ में सोशल इश्यूज या सोशल प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना, साथ ही साथ में यूरोपियन यूनियंस में किस तरह से यूरोपियन नेशन मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन को फेस करें, उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी बनाना। ये सारा जो काम होता है वो यूरोपियन यूनियन का होता है। दूसरा, मेकिंग स्टेबिलिटी। किस कनेक्शन में स्टेबिलिटी की बात हम लोगों ने कही? तो स्टेबिलिटी इन द फिजिकल मैनर एंड स्टेबिलिटी इन द पॉलिटिकल मैनर। राजनीतिक स्तर पर और राजकोषीय स्तर पर इसको स्टेबिलिटी, स्थायित्व बनाकर चलना होता है। इसका भी ये एक उद्देश्य है। एंड इम्प्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द सिविलियंस। यूरोपियन नेशंस के सिविलियंस का, वहाँ की जनता का जीवन स्तर कितना उत्तम हो सके, कितना साउंड हो सके, उसमें इम्प्रूवमेंट करना। साथ ही, और ये इम्प्रूवमेंट किस तरह से होगा? तो हम लोग कहते हैं बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, बाय जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, बाय क्रिएटिंग, से सेविंग के थ्रू लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके, इनकम जनरेट करके यूरोपियन नेशंस अपनी मेंबर कंट्रीज़ को साउंड करता है, फाइनेंशियली साउंड करता है, वित्तीय तौर पे सुदृढ़ करता है। और जब कोई भी नेशन फाइनेंशियली साउंड होगा, वित्तीय आधार पे सुदृढ़ होगा, तो वहाँ के सिविलियंस का लिविंग स्टैंडर्ड, उनका डेवलपमेंट अपने आप होता चला जाता है, क्योंकि उनके पास इनकम रहेगी, सेविंग रहेगी, कंजम्पशन रहेगा, इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो ऑटोमेटिकली जब ये सर्कल, ये जो साइकिल है, ये चलती रहेगी, तो नेशनल इनकम भी बढ़ेगी, जीडीपी भी बढ़ेगी, कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट पे मिलेगा, ओवरऑल
जो हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं वो हो सकता है। आगे कंटिन्यू करें। हाउ इट इज़ गवर्न, ये कैसे शासित होती है, तो इसमें गवर्निंग बॉडीज़ पर डिस्कशन करेंगे हम लोग कि द EU काउंसिल रिप्रेजेंट नेशनल गवर्नमेंट, द EU काउंसिल रिप्रेजेंट नेशनल गवर्नमेंट, द पार्लियामेंट इलेक्टेड बाय द पीपल्स, यहाँ पर लोग संसद का चुनाव करते हैं। एंड द यूरोपियन कमीशन इज़ द EU स्टाफ, और यूरोपियन कमीशन यूरोपियन यूनियन के लिए स्टाफ के तौर पे काम करता है। दे मेक श्योर ऑल मेंबर्स आर एक्ट कंसिस्टेंटली इन रीजनल, एग्रीकल्चरल एंड सोशल पॉलिसीज़। ये साथ में इस बात को भी ये इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि सभी मेंबर कंट्रीज़ अपने अपने कामों को बराबर कर रही हैं। कहाँ कर रही हैं? इन रीजनल लेवल, एट द एग्रीकल्चर लेवल, एट द पॉलिसी, एट फॉर द सोशल पॉलिसी, सामाजिक नीतियों के लिए, कृषि नीतियों के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए सभी मेंबर कंट्रीज़ कंसिस्टेंटली काम कर रही हैं, लगातार कर रही हैं। इस चीज़ को इंश्योर करता है EU काउंसिल। EU काउंसिल का मतलब हुआ यूरोपियन यूनियन काउंसिल, या इसको आप कह सकते हैं यूरोपियन संघ काउंसिल। ये पूरा का पूरा इस चीज़ को लुक आफ्टर करता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, रीजनल मैटर्स पे, सोशल मैटर्स पे मेंबर कंट्रीज़ लगातार काम कर रही है या नहीं। फिर इधर बात आती है, हियर हाउ द थ्री बॉडीज़ अपहोल्ड द लॉ गवर्निंग द EU. These are spelled out in a series of treaties and supporting regulations. क्या regulations की बात करना है? The European Commission proposes new legislation. The commissioner serves a 5-year term. इस गवर्निंग बॉडी में जो कमिश्नर होगा, जिसका चुनाव किया जाता है, ये 5 सालों के लिए चुना जाता है, इसको इलेक्ट किया जाता है। ओवरऑल ये कहा जाए तो EU इज़ फुली गवर्न बाय द EU काउंसिल। ये पूरा जो गवर्न होती है ये EU काउंसिल से होती है, और इसकी 3 बॉडीज़ हैं। तो पहली बॉडीज़ में हम लोगों ने देखा पार्लियामेंट की बात हम लोगों ने कही, ये पार्लियामेंट हो गया। दूसरे में हम लोगों ने कहा ये आपका कमिश्नर या यूरोपियन कमीशन होता है। और तीसरे में बात करते हैं हम लोग कि इसके जो मेंबर्स होते हैं जो कमिश्नर के अंडर में काम करते हैं, एंड इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड एवरी 5 ईयर, 5 सालों में इनके सदस्यों को चुना जाता है। तो EU काउंसिल इज़ द फर्स्ट बॉडी, सबसे ऊपर की बॉडी है, सुप्रीम बॉडी ऑफ द EU। उसके अंडर में आया कमिश्नर या यूरोपियन कमीशन, और यूरोपियन कमीशन में आते हैं इसके मेंबर्स। तो ये 3 लेवल पर, 3 टायर पे EU जो है वो गवर्न होता है, फुली रेगुलेट किया जाता है, या ये कहा जाए कि जो इसकी नियामक संस्था है वो है EU काउंसिल। EU काउंसिल के अंडर में यूरोपियन कमीशन आता है, और यूरोपियन कमीशन में उसके मेंबर्स काम करते हैं जो इलेक्ट होते हैं, या जिनका चुनाव जो होता है वो 5 सालों के लिए किया जाता है। आगे कंटिन्यू करते हैं यूरो के बारे में कि इसकी करेंसी क्या है। तो द यूरो इज़ द कॉमन करेंसी। यूरो के बारे में हम लोग बात करेंगे कि यूरो इज़ कॉमन करेंसी फॉर द EU एरिया। सारे यूरोपियन यूनियंस में या यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी है, इसकी जो मुद्रा है, उसको कहा जाता है यूरो, EURO। और इट इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमनली हेल्ड करेंसी इन द वर्ल्ड लेवल पे कहा जाए तो डॉलर के बाद यूरो का प्लेस है आफ्टर द US डॉलर। इट रिप्लेस्ड द इटालियन लीरा, द फ्रेंच फ्रैंक एंड द जर्मन ड्यूटमार्क एमंग अदर्स। तो इसने रिप्लेस किया है इटालियन की लिरा को, फ्रेंच के फ्रैंक को और जर्मन की ड्यूटमार्क को, और तब जाकर यूरो बनकर आई। देन द
वैल्यू ऑफ यूरो इज़ फ्री फ्लोटिंग इंस्टेड ऑफ द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ये फ्री फ्लोटिंग सिस्टम से इसकी वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है, या इसके मुद्रा का जो मूल्य है वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर बेस्ड नहीं है, स्थिर विनिमय दर पर आधारित नहीं होता है, बल्कि एज अ रिजल्ट फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडर्स डिटरमाइन इट्स वैल्यू ईच डे। इसका मूल्य प्रतिदिन निर्धारित होता है। कहाँ से होता है? थ्रू द फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडर्स, विदेशी विनिमय व्यापारियों के द्वारा। The most widely watched value is how much the euro value is compared to the US डॉलर। यदि हम ये जानना चाहते हैं कि यूरो की क्या वैल्यू है प्रेजेंट टाइम में, तो इसका कंपैरिजन या इसकी जो तुलना होती है वो US डॉलर से की जाती है। द डॉलर इज़ द अनऑफिशियल वर्ल्ड करेंसी। ये कहा जाए कि डॉलर ही वर्ल्ड लेवल पर ऑफिशियल करेंसी है, तो ऐसा नहीं है। ये अनऑफिशियल वर्ल्ड करेंसी है। डॉलर की जो वैल्यू है उससे कंपेयर किया जाता है यूरो की वैल्यू को, कि 1 यूरो बराबर कितना डॉलर होता है। 1 यूरो इक्वल टू हाउ मैनी डॉलर्स। तो कंक्लूज़न की हम लोग अब बात करते हैं कि एट द लास्ट क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने सीखी। नाउ वी आर एबल टू लर्न अबाउट दैट द यूरोपियन यूनियन, देयर स्ट्रक्चर, देयर ऑब्जेक्टिव एंड हाउ टू इट वर्क्स एंड इट्स करेंसी। इन चीज़ों पे हम लोगों ने आज के लेक्चर में फोकस किया, देखा कि यूरोपियन यूनियन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या है, उद्देश्य क्या है, कैसे ये काम करता है, और इसकी करेंसी यूरो के बारे में जाना। तो आज के लेक्चर में, आज का जो लेक्चर रहा वो रहा हम लोगों का यूरोपियन यूनियन पर। बने रहिए मेरे चैनल पे ब्रेनेक्स्ट एजुकेशन पर, and stay tuned with me for the further lecture series of the economic environment। अगले लेक्चर में हम लोग सार्क के बारे में बात करेंगे। थैंक यू। Click on the subscribe button to subscribe this channel. Press the bell icon to get notifications. Like and share this video. Thank you.